वो समाज पे भी कंट्रोल कर लेती है। ये जो नॉलेज और पावर का नेक्सस है, मैं इसको नेक्सस कहूंगा, मतलब एक बड़ा बुरा गठजोड़ है ये। तो इसको वो समझते थे। तो ही रिकॉल्स फुकोल्ट्स नॉलेज पावर पैराडाइम। फुको का जो पैराडाइम है वो क्या है, जरा वो देखिए। अब वही बातें आपको फुले में दिखेंगी। पहली चीज, नॉलेज इज कंस्ट्रक्टेड बाय द डोमिनेंट क्लासेस। जो डोमिनेट करते हैं वही नॉलेज बनाते हैं, नंबर एक। दूसरा, हेजमनीज एंड हायरार्कीज आर एनश्राइंड in that idea, and these hierarchies are stabilized through schools। मतलब उनको जो हेजमनी है और उसकी जो समाज में हायरार्की, इनको स्टेबलाइज भी किया जाता है बाकायदा स्कूलों के जरिए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, शास्त्र के जरिए और रिचुअल्स के जरिए। ये फूले ने अंडरलाइन करके कहा कि किस तरह से नॉलेज आपका टूल है। चौथी बात, तो लिबरेशन के लिए क्या करना पड़ेगा? लिबरेशन रिक्वायर्स काउंटर हेजेमनिक डिस्कोर्सेज, काउंटर डिस्कोर्स एंड काउंटर इंस्टीट्यूशंस। फुले इसमें ये बात भी समझी। देखो ये तीनों आइडिया बेसिकली किसके हैं? वैसे तो फुको के हैं, लेकिन ये फुले तो प्रैक्टिस कर रहे थे। फुले ने ये समझ लिया कि भाई जो नॉलेज जिस तरह का दिया जा रहा है, सारे रिफॉर्मर उसी तरह के नॉलेज पे ही तो बेस्ड थे। फुले में और बाकी रिफॉर्मर में ये फर्क है। 19वीं सेंचुरी के जितने भी रिफॉर्मर हैं दूसरे, वो जो सो कॉल्ड ब्राह्मणिकल नॉलेज सिस्टम्स है, ब्राह्मणिकल पेडागोगी है, वो जो ट्रेडिशन है, वो उसी पे ज्यादा जोर दे रहे थे। फुले ने उसको बिल्कुल डिस्कार्ड कर दिया। तो ये सब बात काफी डिबेट हो चुकी है इस पे। फुले ने, देखो मैं इसके एविडेंस देता हूं, फुले ने गुलामगिरी 1873 और किसान का घोड़ा जो शेतकार्याचा असूल 1881, इन दो राइटिंग्स में जो लिखा है, बड़ा वो जो लिखा है उसमें इस पॉइंट को साफ साफ कवर करते हैं। ही एक्सपोजिंग ब्राह्मणिकल नॉलेज एज एन आइडियोलॉजिकल पावर, कि भी एक आइडियोलॉजिकल पावर है ये जो भी नॉलेज है। और इस देखिए आइडियोलॉजीज का जमाना है, आज भी आइडियोलॉजी की वार हो रही है। असल में मुझे ज्यादातर इंटेलेक्चुअल इंडिया में आइडियोलॉग ही मिलते हैं। सही बात तो ये है कि सही मायनों में स्कॉलर है ही नहीं हमारे पास, सही मायनों में रिसर्चर नहीं है। हमारी जमात में तो खासकर सब आइडियोलॉग हैं। तो फुले जो है इस आइडियोलॉजिकल पावर को समझते थे कि ये खासकर उनके पास है सो कॉल्ड। हालांकि फुले ये बात कोई कहने की जरूरत नहीं है कि फुले कोई ब्राह्मणों के खिलाफ नहीं थे, बेसिकली आइडियाज का लड़ाई है बेसिकली। तो वो कहते हैं इस तरीके से आपने जो नॉलेज पेश किया जिसमें आपका वेस्टेड इंटरेस्ट शामिल है, उस तरीके से ये हमें स्वीकार्य नहीं है। और दूसरी बात, ही अनमास्क्ड आर्यन, जो आर्यन थ्योरी है, आर्यन मिथ, बेसिकली मिथ है ये, अब तो रिजेक्ट हो चुका है। फुले ने आर्यन थ्योरी को सर के बल खड़ा कर दिया। ये एक तरह से उसको रिजेक्ट करने की ही बात है। असल में वो जो यूरोपियन जो लोग थे और साथ ही जो सो कॉल्ड ब्राह्मणिस्ट थे, वो दोनों एक भाषा बोल रहे थे कि भाई आर्य तो वहां से निकले थे और हम भी क्योंकि आपके बराबर हैं, हम भी आर्य हैं, तो इसलिए हम भी रूल कर रहे हैं। तो फुले ने कहा अच्छा ठीक है, आप रूलर हो, आए तो विदेश से ही हो ना, तो ठीक है आप हटिए, बहुजन लोगों को, मूल निवासियों को आने दीजिए। तो हालांकि ये मूल निवासी का जो आइडिया है बहुत पॉपुलर हुआ। फुले की आइडियोलॉजी है, फुले और अम्बेडकर जो बहुजन जो नॉलेज परंपराएं हैं या आइडियोलॉजिकल परंपराएं, उसका एक और बन जाता है। तो इस पे डिबेट हो सकती है कि मूल निवासी कौन है कौन नहीं है, क्योंकि देखिए अम्बेडकर खुद नहीं मानते थे इस बात को। अम्बेडकर ने कहा कास्ट इज डिवीजन ऑफ द पीपल ऑफ सेम रेस। देखिए शक्ल से कोई बता सकता है कि भाई मेरी शक्ल और आपकी शक्ल में कोई रेशियल फर्क थोड़ा ना है ना। किसी ब्राह्मण में और दलित में अम्बेडकर कहते हैं कोई फर्क नहीं शक्ल से। तो नस्ल, एक ही नस्ल के लोगों का डिवीजन है। कास्ट सिस्टम तो बना ही बहुत बाद में, हिस्ट्री के स्टूडेंट जानते हैं। ये तो सारा ही लेटर अर्लियर जो मेडिकल पीरियड है तब फॉर्मेशन होता है। आइडिया है वर्ण का, लेकिन जाति बनती है बाद में। खैर, तो फुले इसको इस थ्योरी को अनमास्क करते हैं और साथ ही जो और ब्राह्मणिकल थ्योरीज हैं जैसे वर्ण का सिद्धांत, इसको खारिज कर देते हैं। तो इतनी लंबी डिबेट है, बाद में इवन गांधी अम्बेडकर डिबेट में भी जाओगे, गांधी भी कहते हैं वर्ण व्यवस्था अच्छी है, अनटचेबिलिटी खराब है। तो ये डिबेट वैसे उस दिन खत्म हो गई थी जब बाबा साहब ने कहा
क्या कहा था कि भाई कास्ट इज बाय प्रोडक्ट ऑफ वर्णा सिस्टम एंड अनटचेबिलिटी इज बाय प्रोडक्ट ऑफ कास्ट। तो इसलिए सारी चीजों को खत्म करने के लिए, अनटचेबिलिटी को भी खत्म करने के लिए कास्ट को भी, वर्ण के आइडिया को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि जब तक वर्ण से जुड़े रहोगे ये चीजें खत्म नहीं करी जा सकती। तो लेकिन अंबेडकर साहब ने गांधी को इस डिबेट में एक तरह से मात दी थी। बाद में गांधी को भी स्वीकार करना पड़ा। 1942 में मैंने गांधी के 90 वॉल्यूम पढ़े हैं। मेरा बेसिक काम, मेरे गुरुजी ने मुझे गांधी को पढ़ने के लिए मजबूर किया था। वो एक टाइम था, तो हम लोग जब बात करते थे अम्बेडकर को पढ़ने की, नहीं गांधी को पढ़ो सबसे पहले, तो हमने भी पढ़ा। अच्छा है, चल जो भी हुआ अच्छा हुआ। गांधी को पढ़ोगे तो भी अम्बेडकर को पढ़ लोगे, और अम्बेडकर को पढ़ोगे तो फुले को पढ़ना पड़ेगा। तो इसके कारण मैं इन सबको पढ़ गया। तो जो वर्ण का आइडिया है अम्बेडकर से भी पहले, देखिए अम्बेडकर फुले को गुरु कहते हैं, ऐसे थोड़ा ना कह देंगे। अम्बेडकर 3 व्यक्ति को गुरु कह रहे हैं। तो कबीर मतलब मेडिवल टाइम का वो व्यक्ति, एक तरह से बिल्कुल क्रांति की गति उस मतलब बॉर्डर लाइन पे खड़ा है। कबीर को आप पढ़ोगे। एंशिएंट टाइम में बुद्ध जो है हेटेरोडॉक्स ट्रेडिशन का सबसे बड़ा स्पोक्समैन है। मतलब ऑर्थोडॉक्स ट्रेडिशन जो कि वेद को मानती है, हेटेरोडॉक्स जो वेद को खारिज करती है। बेसिक फर्क ये है बस। तो हालांकि वो भी राजा के बेटे थे, पर ऑर्थोडॉक्स ट्रेडिशन के खिलाफ चले जाते हैं, इसलिए वो वर्ण को खारिज करते हैं। और अंबेडकर साहब ने इन तीनों को अपना गुरु माना। तो फुले ने वर्ण को खारिज किया सबसे पहले कि वर्ण व्यवस्था है बीमारी, इसको खत्म करना पड़ेगा, इस आइडिया को खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि इसी आइडिया से तो कास्ट पैदा हुई। हालांकि एक चीज और बता दूं, 4 वर्णों की कल्पना करी गई है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। इनमें से ब्राह्मण को छोड़ के और किसी भी वर्ण के नाम की कोई जाति नहीं होती। सोचना कभी, ब्राह्मणों ने अपने आप को पहले कास्ट बनाया था। अम्बेडकर का मानना है सबसे पहले ब्राह्मण जो है ना, वो मतलब गौड़ बंद होते हैं एज ए कास्ट, अपने आप अपने प्रिविलेज को बचाने के लिए। उनकी देखम देख दूसरे भी जातियां बन गए, वो बात अलग है। लेकिन ये जो 3 बाकी के वर्ण हैं, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र, इनके नाम की कोई जाति नहीं बन पाई। कभी सोचा आपने? राजा जो है बनते रहे अलग अलग वर्गों से, वो क्षत्रिय का दावा करते रहे, वो बात अलग है। अभी भी दावा करते हैं, राजपूत दावा करते हैं, पर शायद जो रिसर्चर हैं वो इस बात को जानते हैं कि राजपूत और ठाकुर ये टर्म 11वीं शताब्दी से ज्यादा पीछे नहीं जाती। तो बड़ा डिबेट के इश्यू है, थोड़ा गहराई से हमें जाना चाहिए। इसी तरह वैश्य नाम की कोई जात नहीं है, बनिया हो सकता है, शूद्र नाम की कोई जात नहीं है। ये जात अलग है, वर्ण का विचार अलग। तो वर्ण एक मॉडल था बेसिकली, उस मॉडल ने जातियों को पैदा किया। तो इसको खारिज करना जरूरी है। ये अम्बेडकर ने, ये फुले साहब ने सबसे पहले किया। इसी तरह पुनर्जन्म का सिद्धांत, पुनर्जन्म नहीं सॉरी कर्म का सिद्धांत, पुनर्जन्म पे ज्यादा कुछ नहीं कहते फुले, लेकिन कर्म जो सिद्धांत है इसको खारिज कर देते हैं, क्योंकि कर्म का जाति से बहुत गहरा संबंध है, आप सब जानते हो। जैसे आम लोगों में एक धारणा है कि ये जो निचली जात के लोग हैं ये पिछले जन्मों के कर्मों का फल भोग रहे हैं, तो बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है, इसको खारिज कर देते हैं। एक और बात है, फुले जो है अपर कास्ट कंट्रोल ओवर लिटरेसी एंड हिस्ट्री राइटिंग, इस पे भी सवाल उठाते हैं, क्योंकि लिटरेसी पे भी आपका ही कंट्रोल है, हिस्ट्री राइटिंग भी आप ही करते हो। हम करेंगे हिस्ट्री राइटिंग, हम अपने ढंग से करेंगे, उस पर भी मैं आऊंगा अभी। तो फुले के जो स्कूल हैं, दे वर द काउंटर इंस्टीट्यूशंस। एक बात और मैं बताऊं, क्योंकि काउंटर इंस्टीट्यूशन जो फूको कहते हैं ना, भाई आपको काउंटर इंस्टीट्यूशन बनानी पड़ेगी, काउंटर डिस्कोर्स खड़े करने पड़ेंगे। फुले ने खुद काउंटर इंस्टीट्यूशन खड़ी करी टू चैलेंज द ब्राह्मणिक एपिस्टेमिक पावर, कि भाई हमारे स्कूलों में हम अपने ढंग से पढ़ाएंगे और हम रैशनल ढंग से पढ़ाएंगे। और दूसरा, फुले ने अपनी एपिस्टेमोलॉजी भी आगे बढ़ाई है, जिसकी खासियतें क्या हैं? इट वॉज रैशनल, इट वॉज ह्यूमनिस्ट, इट वॉज एंटी मिथिकल, इट वॉज हिस्टोरिकली ग्राउंडेड। ये है उनका एपिस्टेमोलॉजी, यानी ज्ञान निर्माण कैसे कर रहे हैं वो, तो वो इन चीजों के आधार पे कर रहे हैं। अब अगले एस्पेक्ट पे चलता हूं, तीसरे पे, फुले एंड स्पार्टन स्टडीज। ये भी एक नया आइडिया है हमारे हिस्ट्री के स्टूडेंट्स के लिए, बहुत नया नहीं है,
80 में, ये खासकर 80s में ये इमर्ज हुआ था। लेकिन फूले के को पढ़े तो हमें लगता है फूले खुद जो है सबाल्टर्न स्टडीज के फादर हैं। मतलब शायद जो है ये कहना सही है, ये आप सोच लेना, मैं लेकिन बताता हूँ एविडेंस इसका साफ साफ है हमारे पास। जैसे फूले रीइंटरप्रेटेड इंडियन हिस्ट्री थ्रू द शूद्रा अतिशूद्रा पर्सपेक्टिव। फूले का पर्सपेक्टिव ये है, बाकी हिस्टोरियन का पर्सपेक्टिव दूसरा है, वो इलीट पर्सपेक्टिव है। फूले ने एक तरह से सबाल्टर्न पर्सपेक्टिव जो दिया है कि शूद्र अतिशूद्र क्या सोचते हैं। असल में हिस्ट्री में देखिए ऑब्जेक्टिविटी पे बहुत डिबेट है। अब पूरी तरह ऑब्जेक्टिव हिस्ट्री तो बहुत ही बड़ी मतलब एक चैलेंज है, शायद कोई कर नहीं पाया। तो पर्सपेक्टिव वाली बात पे फिर इतिहासकार सहमत होते हैं, भाई ठीक है, अपने ईमानदारी से ना एक ओरिजिनल रिसर्चर ऑनेस्टली बता देता मेरा तो पर्सपेक्टिव ये है, वो ज्यादा अच्छा होता है। तो फूले ने अपना पर्सपेक्टिव क्लियर कर दिया, भाई मेरा तो जो है शुद्ध अतिशुद्ध पर्सपेक्टिव है, क्योंकि मेरे हित से जो चीज दिखती है मैं तो वही बताऊंगा ना। अब देखिए वो जो आइंस्टाइन ने जब ये थ्योरी दी थी रिलेटिविज्म की, तो तब उसने कहा था कि कोई परफेक्ट रियलिटी, परफेक्ट जो है ट्रुथ तो कोई होता ही नहीं है। मछली के नजर से देखो दुनिया का अलग ट्रुथ है, पक्षी के नजर से देखो तो दुनिया का अलग सच दिखेगा, है मानव के नजरिए से अलग। तो उसी तरह समाज में ये जो लेयर है अलग अलग, महिला के नजरिए से देखोगे अलग से अलग सच दिखेगा, है ना। सारे का सारा जो पुरुष समाज है, बड़े बड़े पुरुष प्रति का भी मैडम बात कर रही थी, तिलक जैसे लोग सवाल में कहा जाते हैं, है ना। तो इसी तरह तो ये हमारा पर्सपेक्टिव है, बहुजन पर्सपेक्टिव। तो इट इज अलाइंड विद रंजीत गुहाज आइडिया ऑफ हिस्ट्री फ्रॉम बिलो। रंजीत गुहा ने तो देखिए दो आइडिया है गुहा के, बेसिकली हिस्ट्री फ्रॉम बिलो, क्योंकि अब तक हिस्ट्री फ्रॉम अबव रहा है, तो नीचे से हिस्ट्री देखिए। सबाल्टर्न स्टडी की सीरीज आपके डिपार्टमेंट में भी होंगी मैडम, हाँ हमारे डिपार्टमेंट में तो हमने सारी